दोस्तों नमस्कार। अलीकबादी चिंतन की एक और कड़ी में आज हम इस लंबे वीडियो में युवा पीढ़ी के 40 से 50 वर्ष के लोगों को जानकारी देने हेतु 87 से 90 साल के उम्रदराज लोगों के संभावित गवाही में तत्कालीन जलवायु की स्थितियों का आंखों देखी तस्वीर का खुलासा करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे अधिकांश अगली पीढ़ी के लोग यह मानते लग रहे हैं कि जो वर्तमान में बरसात के मौसम के अधिकांशतः अवर्षा या फुहारी बरसात चल रहा है, वैसा ही कुआं के मेढक के तर्ज पर सदा से ऐसा ही चलता रहा होगा। और शायद इसीलिए उन्हें उन देश दुनिया के नियंत्रकों, शासक शक्तियों से कोई नाराज़गी नहीं होती लगती जो उपजी परिस्थितियों के मुख्य जिम्मेदार हो सकते हैं। चूँकि इस प्रकार की नई जानकारी आपको अन्यत्र मिलना मुश्किल है लगता है, इसलिए आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। स्मिथ शेष 1937 के आसपास के मुख्य प्राकृतिक जल स्रोतों के अंतः जुड़ाव की एक धुंधली सी तस्वीर। लगभग 87-90 वर्ष पूर्व बरसात जलवायु के ग्रामीण परिवेश में प्रमुख जल स्रोतों के वायुमंडल से लेकर महासागरों से जुड़े गड्ढे गड्ढी, बांध, तालाबों के एक दूसरे से जीवंत जुड़ाव से निर्मित स्थिति का आंखों देखा नज़ारा। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित लगता है कि तत्कालीन राजा रजवाड़ों के शासन में प्रजा से लाभ पाने हेतु कुछ शोषण के क्षेत्रों को छोड़कर घरेलू क्रियाकलापों में ज़्यादा दखलंदाजी के दौर नहीं होते रहे। लोग अपना मनवांछित कार्य निर्विघ्न रूप से करते रहे हैं। छोटे बड़े गड्ढे कड़ही। उस काल में लगभग सभी छोटे बड़े मकान खपरैल या झोपड़ियाँ कच्ची मिट्टी या घास फूस से बनी होती थी। निश्चित ही ऐसे मकानों को बनाने हेतु उसके निकट ही जमीन से मिट्टी निकालती पड़ती रही। स्वाभाविक था कि संबंधी मकान के आकार अनुसार मकान के आसपास छोटे बड़े गड्ढे बन जाते रहे, जिसमें बरसात के दौरान बाढ़ तक की स्थिति में खेतों व बगारों से अतिरिक्त इतनी जल धाराएँ आती कि ऐसे गड्ढों में बाढ़ की स्थिति पर पानी भर जाता रहा। ये बड़े गड्ढे अधिकांशतः बरस भर सदा नीरा स्थिति में बने रहते, जो उस मकान के रहवासियों के लिए आज के शहरों के मालों में बने स्विमिंग पूल की भूमिका निभाते रहे। बरसात में पानी इतना साफ सुथरा होता कि उस घर के लोग उन्मुक्त रूप से नहाते, तैरते, कपड़ा धोते, यहाँ तक कि कई बार औरतें चावल व खाना बनाने के लिए आवश्यक पानी भी इस्तेमाल करती रहीं। कुआं, कूप उस वक्त ज़मीन के अंदर के पानी यदि कहीं अनुपलब्ध या अत्यंत गहराई में पाया जाता रहा, वहाँ कठिनाई से बने कूपों में संबंधी गांव के साथ कई बार पड़ोसी गांव के लोग भी पानी का निस्तार करते रहे। किंतु जहाँ पानी स्तर नज़दीक होता, वहाँ अधिकांशतः हर बड़े मकान के अपने कुआं होते, जो मकान के रहवासियों के लिए कम से कम बरसात के मौसम तक घर घिनौती की भूमिका अदा करते पाए जाते रहे। बरसात में तो अधिकांश ऐसे कूपों में ऊपर ज़मीन के बराबर इतना पानी आ जाता रहा कि लोग सीधे लोटों या बाल्टी से बिना रस्सी के ही घर के कामकाज हेतु पानी लेते रहते थे। बावड़ियाँ उस ज़माने में शान और इज्जत की प्रतीक मानी जाने वाली यदा कदा बावड़ियाँ बनवाने की प्रथा भी थी। यह कुआं की तर्ज पर ही होती। गहराई कम रहती, पर कहीं कहीं जहाँ का जल स्तर ऊपर होता, ये बावड़ियाँ ज़मीन के रिश्ते व बरसात के अकूत जल से निर्मल सदा नीरा बनी रहती। इनकी काफ़ी चौड़ाई
एक तरह से बहुत छोटी तलैया जैसी होती रही। खूबसूरत पत्थर ईंट से जुड़ाई तथा कहीं कहीं उसके अंदर पानी तक जाने हेतु सीढ़ियाँ भी बनवाई जाती रही, ताकि पर्दा प्रथा के कट्टर समर्थक तबके रईस लोगों के घर की औरतें तत्कालीन स्विमिंग पूल की तरह तैराकी का भी लुत्फ उठा सके। इसके अलावा भी गांव भर के लोग उनसे अपने रोज़मर्रा के कार्यों के लिए भी निस्तार करते रहे। ताल तलैया उस जमाने में अधिकांशतः आंशिक प्राकृतिक जीवन लोग जीते रहे। वे इंतहा गरीबों और गरीबी के बावजूद कुछ तत्कालीन व्यवहार, कुछ संपन्न लोग समाज सेवा के रूप में स्वयं के खर्चे से छोटे बड़े ताल तलैया बनवाते थे, जिनमें गांव, राहगीर, जीव जंतु तथा कई बार पड़ोसी गांव के लोग निःशुल्क निस्तार करते रहते। ऐसे लोग कथित पुण्य कमाने के गरज से बीच तालाब में विशेष प्रीत भोजीय समारोहों के साथ बगीचों की तरह तालाबों के भी ब्याह रचाते और प्रतीक चिन्ह के रूप में लाठ भी गड़वाते, अर्थात संबंधी गांवों के लोग उन्मुक्त निस्तार हमेशा खुला रहता था। यह ताल तलैया आसपास के खुले ढलानों के बहते पानी के धाराओं से गिरने के फलस्वरूप साल भर पानी से लबालब भरे रहते थे, जहाँ पालतू गैर पालतू जीव जंतु जानवरों के पानी पीने का सिलसिला हमेशा जारी रहता। ग्रामीण इलाकों में तब लगभग पूरे मकान कच्चे दीवारों पर खपरेल या घास फूस के छत होते थे। कभी कभी रात भर भारी बारिश होती रहती। कुछ लोगों के खपरेल जगह जगह टपकते, नींद हराम होती। लोग उससे राहत पाने के लिए घर के छोटे बड़े बर्तनों को रखते, किंतु जिनके मकान अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होते, उनके घर के सदस्य रात भर मूसलाधार बारिश का लुत्फ उठाते। जब सुबह आँख मलते बाहर निकलते, मकान के आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ तक नज़र जाती, लगभग हर छोटे बड़े बांध बंधियों में पानी भरा रहता। कभी कभी लगातार 3 से 7 दिनों तक बौछारों के साथ भारी बारिश होती रहती थी। ऐसी अवस्था में भी यदि आधी रात को भी किसी के बांध में चौड़ी दरार या घर के खपरेल बिना छाए होने से ढहने की आशंका होती, तो पीड़ित के एक आवाज़ पर सारे गांव के लोग अर्धरात्रि के वक्त भी उस बांध या उस घर पर सहाय हेतु पहुंच जाते, और जब तक बांध के दरार को पाट या घर को सुरक्षित न बना देते, तब तक काम में जुटे रहते। मज़े की बात यह होती कि कथित सहाय की कोई मजदूरी भी नहीं लेते। बहुत हुआ तो पीड़ित के घर प्रीत भोज में शामिल हो जाते। तत्कालीन गांवों में सहयोग की इन्हीं जैसी भावनाओं के ग्राफ इतने ज़्यादा निर्मल साबित होते कि उन्हें यदि आज के लोगों को बताया जाए तो शायद कोई विश्वास करने को तैयार नहीं होगा। एक साल तो भारी तूफानों के साथ लगातार 7 दिनों तक बारिश होती रही। ऐसी ही एक घटना सन 62 के संभवतः दिसंबर महीने में लगातार भारी ठंड के साथ तूफानी कोहरा छाया रहा, जिससे सैकड़ों पशु पक्षी तथा कई इंसानों के बीमारियों व मकान ढहने से मृत्यु हुई। जिन क्षेत्रों की जमीन ऊबड़ खाबड़ होती, वहाँ बांधों की मेड़ तालाबों के भीतों जैसे होते, जिनमें गहराई तक पानी भरा होता। किन्हीं किन्हीं ऐसे बांधों में अल्पावधि के लिए ही सही प्रवासी पक्षियों के झुंड तथा कुमुदनी के फूलों की मनोहारी छटा भी दिखाई पड़ती, जिनमें कई बार किसान मजदूर खेतों में काम करते हुए जब घर जाने को समय न मिल पाता, तो बड़े बांधों में नहाना धोना भी कर लेते। इतना ही नहीं, जब कभी कभी बरसात पास में बहती नदी नाले उफान में आ जाते कि उनके बाढ़ का पानी और खेतों बांधों का पानी एकमय हो जाते। ऐसे समय में जो लोग उत्पन्न स्थिति से दूर सुरक्षित होते, उनके लिए वह मनोरम प्राकृतिक दृश्य होते, किंतु दुर्योग से जिनका मकान बाढ़ के दबाव में आ जाते, उनके लिए वह वक्त जीवन मरण का हो जाता।
कभी कभी तो कुछ लोगों को सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थानों में जाना पड़ता रहा और उनके जीवन भर की कमाई तबाह हो जाती रही। लेकिन कई बार उक्त प्रकार के इकट्ठा हुआ पानी कुछ किसानों के लिए वरदान भी साबित हो जाते। उचित समय आते ही रबी फसल की बोनी हेतु बांधों का पानी निकाला जाता, जिसमें निचले खेतों की रबी फसल हेतु दुर्लभ पलेवा के भी काम आ जाता रहा। दो चट्टानों के दरारों, झिन्ना व यत्र तत्र के चौहड़ों पानी पीने हेतु त्वरित खोदे जाने वाले 3 से 7 फीट के गहरे गड्ढे उस वक्त दूर दराज के खेतों में मजदूर दिन भर कठिन काम किया करते रहे। कई बार वह जगह ऐसी होती जहाँ दूर दूर तक जल स्रोत नहीं होते। इस कमी को पूरा करने हेतु अक्सर वह लोग आसपास के सूखे नाले या किसी गड्ढे नुमा जगह में हाथ से या फावड़ा, गैती या लकड़ी आदि से 3 से 7 फीट के गड्ढे खोद कर पानी प्राप्त कर लिया करते। अलावा इन सच्चाइयों के कहीं कहीं प्राकृतिक झरने व पहाड़ों के तलहटी में कई बार बीच में भी अधोभौमिक जल के स्रोत से जुड़े ऐसे छोटे गड्ढे मिल जाते रहे कि वह कभी पूरे पानी खर्च के बाद भी सदा नीरा बने रहते। ऐसे यहाँ वहाँ के जल स्रोत तत्कालीन राहगीरों के लिए वरदान स्वरूप होते तथा कभी कभी लंबे सूखे के दौरान यह आसपास के जीवन को संचित जल बैंक की भूमिका भी निभाते मिलते। सरसी नदियों नालों के आसपास कहीं कहीं अधिक से अधिक 1 या 2 हजार मीटर की नदी टाइप के सरसियाँ हुआ करती थी, जिनके दोनों सिरे बंद रहते थे, जो किसी बहते जल स्रोतों से जुड़े नहीं होते थे। उनमें बरसात का पानी किन्हीं किन्हीं में फरवरी मार्च तक बना रहता। किसी किसी में तो कुमुदनी, कमल के फूल और बतख जैसे परिंदे भी अस्थायी निवास बनाए रहते थे। वैसे ऐसे अस्थायी जल स्रोतों को किसान भी खेती के उपयोग में लाने से बचते रहे, जबकि इनका कोई बहुत महत्वपूर्ण उपयोग उस वक्त नहीं होता रहा। छोटे बड़े ग्रामीण नाले। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर गांव के आस पड़ोस में कोई न कोई छोटे बड़े नाले अवश्य पाए जाते रहे, जिनमें कुछ तो थोड़ी ही दूर में बहती स्थानीय नदियों में मिल जाते रहे, कुछ उनसे बड़े कई किलोमीटर दूर जाकर ढलान वाली नदी से जुड़ जाते। विशेषता यह होती कि दोनों किस्म के नालों में बरसात के दौरान बाढ़ की स्थिति भी बनी रहती, किंतु इसके बाद भी अपवादों को छोड़कर उनमें साल भर स्वच्छ पानी भरा रहता। जहाँ नज़दीक के ग्रामीण अपना दैनिक निस्तार भी करते रहते। कहना ना होगा कि इन नालों का संबंध भी जुड़ी बड़ी नदियों के माध्यम से महासागरों से जुड़ जाते रहे, अर्थात इनका छोटापन विराट की नज़रों में गरिमामय स्थान पाने के रास्ते में आड़े नहीं आ पाते रहे। कितनी बड़ी विडंबना मौजूदा वक्त में चर्चित जल स्रोतों के ऊपर कहर बनकर टूट रही है कि कभी प्रकारांतर से समुद्र के साथ अंतः जुड़ाव का गरिमामय स्थान अर्जित कर पाने वाले अब बरसात में गिनती के दिनों तक पानी रखने के बाद सूख कर वर्तमान बने आधुनिक नलकूपों के पृष्ठभूमि में जो सैकड़ों फीट नीचे से ज़्यादातर खारा जल देने के साथ तन्हाई में पड़े रहते हैं को छोड़कर अपनी पहचान खोते हुए सपाट जमीन के हिस्सा बनते लग रहे हैं। छोटी बड़ी और बहुत बड़ी नदियाँ उस वक्त आंशिक ही सही ग्रामीण परिवेश का जीवन प्राकृतिक व आवागमन के लिए यत्र तत्र के शहरों के आसपास को छोड़कर कहीं सड़कें व नदियों में पुलों की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे परिवेश के लोग यहाँ वहाँ पैदल नदियों को तैर, नाव या छोटे डोंगों से पार कर यात्रा करते रहे। इन नदियों का अपने संगम जो अपेक्षाकृत उससे बड़ी से सबसे अधिक बड़ी, जो अपने साथ पूरे पृथ्वी के पहाड़ों, मैदानों, खेतों, बगानों का सम्मिलित पानी लेकर अंततः सबसे बड़ी नदियों से
अंतः जुड़ाव होता, जो अपने संगम के महासागरों में ले जाकर उड़ेलती रही। इस तरह से उक्त चर्चित समस्त जल स्रोतों के आपसी जुड़ाव को बारीक नज़र से देखा जाए तो गांव की गढ़ी से लेकर सभी जल स्रोत महासागरों से अंतः संबंधी बने रहते थे, और दूसरी तरफ तत्कालीन महासागरों के जल स्तर अपने प्राकृतिक सीमा तक लबालब किंतु सीमित बना रहता। उधर बर्फीले क्षेत्रों में भी यथास्थिति बनी रहती, जिससे महासागरों की निश्चित क्रियाकलापें निर्बाध जारी रहती। कहीं कहीं लगभग हर स्तर की नदियों से बने जलप्रपातों में बरसात में जहां मनोरम दृश्य लोगों को मनोरंजन कराते, वहीं निकटवर्ती गांवों के रहवासियों को रात में सोने के वक्त वह शोर मुहैया कराते, जिससे आगोश में लोग मधुर सपनों में रात भर खोए रहते रहे। यदि यह कहा जाए कि हर स्तर की नदियाँ पूरे जैविक जगत के जीवन आधार की भूमिका निभाती रही, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भी तय लगता है कि पूरी धरती का जल समेट कर ये नदियाँ प्रकारांतर से महासागरों के अभिन्न अंग बन गौरवान्वित होती रही, और जब कि दुर्योग से संसार में बनती पर्यावरण दुखद परिस्थितियों में ऐसी आशंका पैदा होती है कि आने वाले दशकों या शताब्दियों में वर्तमान दुर्लभ महान नदियों व महासागरों का यह आपसी समागम जो बचा है, कहीं नदारत न हो जाए। अनुभूतियों में जो भी तब के प्रमुख छोटी बड़ी प्राकृतिक जल इकाइयाँ तब के नियमित मौसम बरसात के संयोग से धरती से आकाश तक उक्त चर्चित जल स्रोत जहाँ एक दूसरे से जुड़ते रहे, वहाँ उनकी खूबसूरती और सृजनात्मकता में भी चार चांद लगते रहे। किंतु जब से देश दुनिया में जहरीले बनते हद से ज़्यादा प्राकृतिक पर्यावरण की उपज ग्लोबल वार्मिंग से विनाशकारी नतीजे मिलने लगे, नियमित बरसात मौसम तक असंतुलित, कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि के साथ पूरे धरती के एक दूसरे से जुड़े संबंध समाप्त या गड्ढमड्ढ होने लगे। लिहाजा बनी इन परिस्थितियों से उक्त सभी चर्चित इकाइयाँ दुखद अनुभूतियों के साथ भी समझौता करने को लाचार से होते दिखने लगे। आकाश, यह बात तो सर्वविदित हो सकती है कि ब्रह्मांड में जितने ग्रह उपग्रह तारे नक्षत्र होंगे, लगभग सभी के अपना अपना आकाश हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी का भी अपना आकाश व वायुमंडल है, जो कुछ शताब्दियों पूर्व प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक आदान प्रदान के दायरे में निर्बाध व निर्विवाद रहे हो सकते थे। असीमित नीले आकाश के नीचे बरसात के दिनों में घनघोर बारिश करने वाले भूरे काले आकाश के नीचे बरसात के दिनों में घनघोर बारिश करने वालों से पूरा नभमंडल जहाँ अनुपम खूबसूरती के नमूना बनाते रहे, वहाँ आकाश, वायुमंडल और धरती के साथ प्रकारांतर से एक दूसरे से निर्मल जुड़ाव में भी बने रहते रहे। किंतु वर्तमान वक्त तक में धरती के इंसानों के उल्टे क्रियाकलापों से बुरी तरह से प्रताड़ित होकर अपने नियत पर आंसू बहाते लग रहे हैं। अब भी आकाश, वायुमंडल, धरती बदस्तूर कायम है, पर पहले से सर्वथा भिन्न। अब बरसात के दिनों में घनघोर बादल तो होते हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा। नतीजा में न तो वैसी वर्षा होती, न ही उस पवित्रता से तीनों इकाइयों में आपसी जुड़ाव हो पाता। और इतना ही नहीं, पूरा जैविक जगत के साथ जड़ जगत भी अपने अस्तित्व आघातों से जूझने को विवश होते लग रहे हैं। स्थिति इतनी विकट बनती लग रही है कि यदि तत्कालीन रूप से कोई सकारात्मक बदलाव नहीं हुआ, तो पृथ्वी, उसकी समस्त सृष्टियों के साथ इंसानों व पूरा शेष जैविक जगत के लिए बनी यह स्थितियां निर्णायक सर्वनाशकारी साबित हो सकती हैं। पृथ्वी का
जल मंडल व भौगोलिक व वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी के अलावा जब हम अनुभवी बारीक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी का 71% जल क्षेत्र केवल आवरण में ही नहीं सिमटा हुआ है। यह कमोबेश तीनों स्थल जल वायु मंडलों में दृश्य अदृश्य स्थिति में मौजूद हो सकता है। मसलन स्थल के नीचे खुदाई करने से अकूत भूमिगत मीठे जल भंडार मिलते हैं और नीचे लेयरों में जाने पर जो पानी मिलता है वो भूमिगत मीठे पानी के साथ मिक्स खारा पानी मिलता है। कुछ जानकारों के अनुसार वह महासागरों के जल से मिश्रित जल हो सकता है, क्योंकि महासागर का जल अत्यधिक खारा होता है। इस तथ्य से जाहिर हो सकता है कि आवरण के अलावा भी महासागरीय जल क्षेत्र अंदर से स्थल में समाया हुआ हो सकता है। इसी प्रकार वायुमंडल का निर्माण भी महासागरों के अहर्निश बाष्पीकरण से होता लगता है। वही पानी में परिवर्तित होकर पूरी धरती को जलमय बनाता रहता है। अर्थात जल मंडल तीनों मंडलों में आप्त माना जा सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त तक इंसानों के करतूतों से ऐसी विडंबना सामने आई कि महासागरों में इतना प्रदूषण पैदा हुआ कि वह दुनिया के हर किस्म के कचरे का भंडार बनता लग रहा है। नतीजा में उससे जुड़े उक्त चर्चित समस्त छोटे स्रोतों का अल्पदृष्टि से साल के अधिकांश महीनों में सूखे रहने के कारण अपने अभीष्ट महासागरों से हमेशा के लिए संबंध विच्छेद होता लग रहा है। उधर महासागर भी पृथ्वी के प्राकृतिक जीवन एक दूसरे के सहयोग से होने वाले सृजनात्मक विनाशकारी अंजामों से वंचित होते लग रहे हैं। क्या उक्त चर्चित मुख्य जल स्रोतों के वे दिन कभी पुनः लौट सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि प्राकृतिक इतिहास दोबारा उसी रूप में नहीं लौट सकता। बावजूद इस सच्चाई के, इंसानों के करतूतों से वर्तमान स्थिति इतना आगे बढ़ चुकी है कि फिलहाल इसके प्रमुख कारण प्रदूषित प्राकृतिक पर्यावरण के लौटने की लगभग सभी संभावित रास्ते हमेशा के लिए बंद होते लग रहे हैं। अतः गढ़ही, चौड़े, ताल, तलैया, कुआं, बावड़ियाँ, नालों, नदियों तथा कुछ बड़ी नदों के भयंकर गर्मी के कुछ दिनों के लिए महासागर से गरिमा में जुड़ाव टूटता या लगभग असंभव सा दिखता लग रहा है। जिस दुर्योग के साथ पूरे जैविक जगत तथा खासकर मुख्य जिम्मेदार इंसानों की क्या भावी नियत हो सकती है, समझा जा सकता है। धन्यवाद।